पटना के एक अस्पताल में हुए चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि कल देर रात कोलकाता में एसटीएफ और बिहार पुलिस ने कोलकाता के आनंदपुर गेस्ट हाउस से मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि बताया जा रहा है कि तौसीफ ने ही मर्डर के ऑर्डर को अमली जामा पहनाया। ऐसे में हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझ सकती है क्योंकि तौसीफ गिरफ्तार हो गया है और अब पूछताछ में वो सारे राज उगलेगा। तो मुख्य शूटर तौसीफ को गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता में पकड़ा गया शूटर तौसीफ। शूटर तौसीफ आज कोलकाता से पटना लाया जा सकता है। उससे पूछताछ में तमाम जो बड़े खुलासे हैं उन्हें होने की संभावना है और मुख्य शूटर तौसीफ को गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता में पकड़ा गया शूटर तौसीफ। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शूटर तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट में पेशी के बाद पटना ला सकती है बिहार पुलिस। मुख्य शूटर की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। आप देखिए, आपको बता दें कि बिहार में गोली मारी है और बंगाल से गिरफ्तारी हुई। कोलकाता से आरोपी हुए गिरफ्तार और इसके साथ आरोपी नंबर 1 तौसीफ, आरोपी नंबर 2 निशु, आरोपी नंबर 3 सचिन सिंह, आरोपी नंबर 4 हरीश कुमार, आरोपी नंबर 5 एक महिला है जिसके बारे में अभी और ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारे संवाददाता शशांक पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। शशांक, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी बड़ी कामयाबी बिहार पुलिस और एसटीएफ के लिए है मुख्य शूटर तौसीफ का गिरफ्तार होना, और अब इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, मुख्य शूटर जो तौसीफ बादशाह है वो जो है गिरफ्तार हो गया है। कल देर रात कोलकाता के आनंदपुर इलाके के एक गेस्ट हाउस से जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ उसका जो रिश्तेदार है निशु खान, वह सचिन, हरीश सिंह और एक महिला को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दूं, इसमें जो हरीश है उर्फ हर्ष, ये घटना के 2 दिन पहले शूटरों को पारस हॉस्पिटल ले गया था और जिस कमरे में था चंदन मिश्रा, वो कमरा भी दिखाया था उसने बाहर से। और ये जो निशु है, ये रिश्तेदार है तौसीफ बादशाह का। इसने ही जो है शूटरों को अपने घर में पनाह दी थी। ये पारस अस्पताल के पास में ही जो है वो रहता है। देखिए, जानकारी निकल कर ये आई है सूत्रों के हवाले से कि घटना को अंजाम देने के बाद तौसीफ बादशाह जो है अपने परिजनों को जो है अपने 4 व्हीलर से जो है गया में ड्रॉप किया था, बिहार के गया जिले में। उसके बाद झारखंड के रास्ते वो बंगाल भाग गया। पुलिस जो है लगातार जो है जांच में लगी हुई थी और कल जो है देर रात 5 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें जो है तौसीफ बादशाह भी है। वहीं कल सुबह जो है और भी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। तो अब तक इस मामले में कुल 10 गिरफ्तारियां जो हैं वो हो चुकी हैं। आज जो है इन लोगों को कोलकाता में जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के बाद जो है वो पटना लाया जा सकता है। और देखिए, इन लोगों का तो जो व्हाट्सएप चैट है, जो मैसेज है, जो कॉल डिटेल्स है, वो सब जो है वो खंगाले जा रहे हैं। शक की सीधी सुई जो है वो गैंगस्टर शेरू पर है, जो पुरुलिया जेल में बंद है। उसने अपने गुर्गे के जरिए जो है हत्या की सुपारी दिलाई चंदन मिश्रा की। ये जांच जो है पुलिस कर रही है और हो सकता है कि आज दोपहर तक जो है पुलिस जो है औपचारिक रूप से इस पूरे मामले में जो है वो खुलासा कर सकती है। अभी जो जानकारी आ रही है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है। जी, तो देखिए, शशांक बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी आ रही है। पुलिस इस पूरे मामले पर खुलासा कर सकती है। बिहार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती, बिहार की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती, और वो भी ऐसे वक्त जब इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक के बाद एक इतनी बड़ी आपराधिक घटनाएं होना। तो क्या बिहार पुलिस बड़ी घटनाओं को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रही है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। चुनावी वर्ष है और विधि व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप देखिए, सिर्फ पटना ही नहीं, कई जिलों में जो है बड़ी घटनाएं हो रही हैं। हत्याओं का जो दौर है वो जारी है। तो इसको अब कैसे क्राइम को कंट्रोल किया जाए, ये सोचना जो है अब नीतीश कुमार का काम है। गृह विभाग उनके पास है। विपक्ष के निशाने पर जो है सीधा नीतीश सरकार, विपक्ष साफ तौर से कह रहा है कि ये महाजंगल राज है और गृह विभाग नीतीश से संभल नहीं रहा है। और आप देखिए, एकदम अपराधी जो है बेखौफ होकर घटनाओं को जो है अंजाम दे रहे हैं। तो अब कैसे लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए ठोस नीति जो है बिहार सरकार को वो अपनानी पड़ेगी।
तो बिल्कुल देखिए, शशांक बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिहार में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, एक बड़ी चुनौती इस वक्त बिहार पुलिस के सामने है। लेकिन ना शशांक, इस पूरे मामले में हम जो आरोपी नंबर 5 की बात कर रहे हैं कि एक महिला, वो महिला कौन हो सकती है इसमें चंदन मिश्रा हत्याकांड में जिसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? जो जानकारी मिल रही है कि वो जो महिला है वो तौसीफ बादशाह, जिसने शूट आउट को जो है लीड किया है, उसकी करीबी महिला है। लेकिन इसकी क्या भूमिका है, इसकी जांच जो है की जा रही है। इन सब से कोलकाता एसटीएफ और बिहार पुलिस की टीम जो है वो लगातार जो है वो पूछताछ कर रही है। जो भी पूछताछ चल रही है उसमें और कुछ जो है बड़े खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो चंदन मिश्रा की जो हत्या हुई, इसमें शेरू ने अपने किस गुर्गे के जरिए सुपारी दिलाई, उस गुर्गे तक जो है पहुंचने की कोशिश में जो है बिहार की पुलिस लगी हुई है। और जो जानकारी मिल रही है कि वो गुर्गा जो है बिहार के ब्योर जेल में ही बंद है, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। तो पुलिस जांच जो है वो आगे चल रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से है। और बिल्कुल देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, जांच में और ज्यादा खुलासा होगा। शशांक ने पूरी जानकारी दी। बहुत शुक्रिया शशांक, पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आते रहेंगे। वहीं कोलकाता से कुल 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आनंदपुर गेस्ट हाउस से 5 आरोपी और न्यू टाउन इलाके में सुख वृष्टि नाम के अपार्टमेंट से 5 आरोपी। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन में 2 वीडियो हैं। इन दोनों का संबंध उन पकड़े गए अपराधियों से है। पहली तस्वीर कोलकाता के उस अपार्टमेंट की है जहां कल सुबह 5:45 बजे बिहार पुलिस की टीम ने छापेमारी करके 5 बदमाशों को पकड़ा है, जबकि दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल से ही सामने आई। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि शूटआउट केस में पकड़े गए आरोपियों का ये वीडियो है। इसमें हाईवे पर पुलिस की कई गाड़ियां हैं। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस की एसटीएफ की टीम है। इस टीम ने हाईवे के डिवाइडर पर उन आरोपियों को बिठा रखा है। हालांकि आरोपियों के नाम क्या हैं, उनकी भूमिका क्या है, क्या इनमें से सभी शूटआउट में शामिल थे, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जहां ये छिपे हुए थे उसकी पूरी जानकारी हमारे पास है। कोलकाता का न्यू टाउन इलाका और इसी इलाके में बहुमंजिला ये सुख वृष्टि नाम का अपार्टमेंट है। इसके 2 अलग अलग ब्लॉक के कमरा नंबर 206 और 406 से अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों कमरों की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोलकाता के इस अपार्टमेंट में बिहार की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की टीम सुबह सबसे पहले 406 नंबर कमरे में पहुंची थी। वहीं से इनपुट मिला और दूसरे फ्लैट में जाकर कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। आगे आगे तौसीफ और पीछे पीछे बाकी के 4 शूटर। अंदाज बिल्कुल फिल्मी था। तौसीफ कमर से पिस्टल निकालता है, कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर बेड पर लेटे चंदन मिश्रा को गोलियों से भून देता है। अस्पताल के कमरा नंबर 209 के भीतर तौसीफ और उसके बाकी 4 शूटर भी गोलियां चलाते हैं और टारगेट सिर्फ चंदन मिश्रा होता है। बाकी जो लोग अंदर थे उन पर हमला नहीं किया गया। हत्या करने के बाद जहां बाकी शूटर तेजी से भाग निकलते हैं, वहीं तौसीफ गोलियां बरसाने के बाद कमरे का वीडियो बनाता है और फिर इत्मीनान से टहलता हुआ फिल्मी अंदाज में बाहर निकलता है। बिहार के अंडरवर्ल्ड में तौसीफ कोई जाना पहचाना नाम नहीं है, लेकिन अपराध से इसका पुराना वास्ता है। नाम और शोहरत के लिए तौसीफ सोशल मीडिया पर रौब दिखाने वाले वीडियोस डालता है। चलती कार के अंदर वीडियोस बनाकर खुद को रनिंग रीलबाज बताता है। तौसीफ नेता बनने का भी शौक रखता था, लेकिन नेता बनते बनते उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। सुपारी लेकर उसने पटना के इस हाई प्रोफाइल अस्पताल में कुख्यात गैंगस्टर को मार डाला। हत्या से पहले अस्पताल के बाहर इसी ने शूटरों को प्लान बताया। हत्या के दौरान
जहां ये सबसे आगे दिखा, वहीं हत्या के बाद बाइक पर सबसे पीछे बैठकर फरार हुआ। पटना से उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे तो आरा और बक्सर रास्ते में पड़ता है। शाहाबाद भोजपुर का ये इलाका आज से 30 साल पहले नक्सलवाद और रणवीर सेना की जंग के लिए जाना जाता था। पहले लड़ाई अगड़े पिछड़े की थी, जमीन के लिए थी। अब इस इलाके में लड़ाई चंदन मिश्रा बनाम शेरू सिंह की हो गई थी और जंग वर्चस्व की। चंदन और शेरू दोस्त हुआ करते थे। चंदन की हत्या में शेरू का नाम आ रहा है। बक्सर की बादशाहत के लिए गोलियां चली और चंदन मारा गया। महज 32 से 33 साल की उम्र में ओंकारेश्वर उर्फ शेरू सिंह इस इलाके का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। जब यह नाबालिग था तभी हत्या की वारदात को अंजाम देकर सुर्खियों में आया था। बाल सुधार गृह से भागकर इसने वारदात को अंजाम दिया था। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त शेरू सिंह का ही पुराना वीडियो है, जो अभी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की जेल में बंद है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुरुलिया जेल में एसटीएफ ने उससे पूछताछ की है। पूछताछ में शेरू से कई अहम जानकारियां मिलने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस शेरू से अभी और ज्यादा पूछताछ कर सकती है। माना जा रहा है कि शेरू ने अपने गुर्गे के जरिए तौसीफ को सुपारी दिलवाई थी। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग शेरू सिंह के बारे में नहीं जानते होंगे। इसकी जो क्राइम कुंडली हमें मिली है उसके मुताबिक मार्च महीने में आरा में तनिष्क शोरूम में 25 करोड़ के गहनों की लूट हुई थी। पुलिस ने जब उस लूटकांड की जांच शुरू की तो उसके तार शेरू सिंह गैंग तक पहुंच गए। बाद में करोड़ों के गहने पुलिस ने बरामद कर लिए। इस गहनों की लूट के बाद ही हिसाब किताब को लेकर शेरू और चंदन की दुश्मनी जान लेने तक पहुंच गई थी। एक वक्त ऐसा था जब शेरू बाइक चलाता और पीछे बैठकर चंदन दहशत पैदा करने के लिए गोलियां बरसाता। आरा और बक्सर में दोनों ने मिलकर दर्जन भर से ज्यादा हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दोनों की चर्चा बक्सर और आरा की चौहद्दी से निकलकर यूपी और बिहार के दूसरे जिलों तक पहुंच गई थी। इसी दौरान साल 2011 के अगस्त महीने में बक्सर के चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी की हत्या हुई। शेरू और चंदन ने मिलकर राजेंद्र केसरी की जान ली थी। हत्या के बाद दोनों भागकर कोलकाता चले गए थे। पुलिस ने 8 सितंबर 2011 को दोनों को कोलकाता के एक फ्लैट में गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद शेरू ने पुलिस वालों से जो कहा वो आज भी बिहार के अखबारों के पन्नों में कैद है। शेरू ने तब पुलिस टीम को चुनौती देते हुए कहा था कि मुझे ज्यादा दिनों तक सलाखों के पीछे नहीं रख पाओगे, और महज 100 दिनों बाद ही 17 दिसंबर 2011 को शेरू कोर्ट में पेशी के दौरान मिर्ची झोंककर सुरक्षा कर्मियों को गोलियों से भूनकर भाग निकला, जबकि उस दिन चंदन इसके साथ नहीं भागा और उसे बाद में उम्र कैद की सजा हो गई। गिरफ्तारी के बाद शेरू को 15 मई 2016 को फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई। हालांकि कोर्ट में अपील के बाद 2021 में फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी गई। अभी शेरू भले ही उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन बिहार पुलिस की नाक के नीचे इसकी गैंग ने न सिर्फ इसका गैंग फल फूल रहा है, बल्कि जेल से ही ये अपना पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। लोग ट्रांसफर करते रहे हैं अनंत जेल में, क्योंकि वो पेशेवर अपराधी हैं। वर्तमान में पुलिया जेल में है। उसका पदचिन्ह तनिष्क, जो आरा में मार्च महीने में लूट हुई थी तनिष्क में, डायरेक्ट कनेक्शंस मिला था। उसे रिमांड भी किया गया था। उनके परिजन का ये भी आरोप था कि बिहार पुलिस उसे रिमांड करके हत्या करनी चाहती है। बिहार पुलिस उसे एक चुनौती के रूप में लिया है और लगातार लोग रात जग करके पुलिसकर्मी, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, सीनियर एसपी, आईजी पटना, सब उसको पहचान करके उनको गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। अब बात बाढ़ और बारिश की कर लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हैं। सबसे खराब हालात राजस्थान में हैं, जहां लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपके सामने अब हम राजस्थान के 3 अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान के अजमेर में आपको हम ये तस्वीर सबसे पहले दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्थान के अजमेर में सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके भी बाढ़ जैसे हालात की चपेट में हैं। माउंट आबू की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जोधपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। राजस्थान के
3 अलग अलग शहरों में बाढ़ और बारिश से परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये राजस्थान के अजमेर में सिर्फ शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके भी बाढ़ जैसे हालात की चपेट में हैं। हालत यह है कि अजमेर से कोटा जाने वाले स्टेट हाईवे पर कई जगहों पर पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। खास तौर से अजमेर से 40 किलोमीटर दूर मौजूद शोकली इलाके में तो हाईवे पर 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाली गाड़ियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हालात अगर ऐसे ही रहे तो हो सकता है कि अजमेर से कोटा को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे को अस्थायी तौर पर बंद भी करना पड़े। हाईवे पर पानी जमा होने की वजह से लोगों को सड़क दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में लोग पूरे एहतियात के साथ सड़क से गुजरते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के अजमेर जिले में सिर्फ शहरी इलाका ही बारिश और बाढ़ के पानी में नहीं डूबा हुआ है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी बुरा हाल है। तमाम रास्ते बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इस वक्त हम शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर शोकड़िया इलाके में मौजूद हैं। कोटा से अजमेर शहर की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, स्टेट हाईवे है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो तालाब हैं, जो पोखरे हैं, जो नाले हैं, उनका पानी ओवरफ्लो होकर के इस हाईवे पर बह रहा है, जिसकी वजह से वाहनों को चलाने में दिक्कत हो रही है। किसी वक्त यहाँ 1.5 से 2 फीट तक पानी हो जाता है। हालांकि इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, लिहाजा यहाँ पर पानी थोड़ा कम है, लेकिन आप स्टेट हाईवे का हाल देखिए कि किस तरह से इस सड़क पर पानी भरा हुआ है और जो वाहन हैं वो इस पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं। और दिन के वक्त तो लोग चले आते हैं, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है, जब रात हो जाती है, तब यहाँ पर गाड़ियों को चलाने में, लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैदल लोग पार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब वाहन चलते हैं तो जो पानी की छींटें होती हैं वो उनके ऊपर पड़ती हैं। आप देखिए कि किस तरीके से स्टेट हाईवे से, जो कि कोटा से अजमेर शहर की तरफ जाता है, इस पर पानी भरा हुआ है और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जहां से वाहन सड़क पर गुजरते हैं, उनके किनारे लहरें उठती हैं, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों को या दोपहिया वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में लैंडस्लाइड हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर से, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर से हैं, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद हो गया है। ये ऊधमपुर की तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के, जहां पर नेशनल हाईवे पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। नेशनल हाईवे जम्मू और श्रीनगर के बीच का, जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से अब यहां यातायात प्रभावित हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। पटना जिले के उत्तर और दक्षिण दोनों ओर से नदियां उफान पर हैं। गंगा खतरे के निशान के ऊपर है। तो ये तस्वीरें पटना से हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहां पर आप देखिए हालात बहुत खराब है बाढ़ और बारिश से। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक फिलहाल देश के कई राज्य भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की चपेट में हैं। राजस्थान में हालात सबसे ज्यादा भयावह हैं और कई शहर जलमग्न हैं। बीते 2-3 दिनों से बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों से उतर नहीं रहा है और बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। पीली शर्ट और काली पैंट पहना एक शख्स सैलाब में बह रहा है। किनारे मौजूद दुकान पर लोग इस शख्स को बचाने की कोशिश करते हैं। कोई पकड़ने के लिए डंडा देता है ताकि बहता हुआ शख्स किनारे लग सके, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ये डूब जाता है।
अगले वीडियो में वही शख्स बहता हुआ नजर आता है। 5-6 लोग घेराबंदी कर बहते शख्स को बचाने की कोशिश करते हैं। पहले शख्स को कामयाबी नहीं मिलती। शख्स बहते हुए एक ढाबे के करीब पहुंचता है। वहां मौजूद कारीगर बहते हुए आदमी का हाथ पकड़ने में कामयाब होता है। फिर 2 और शख्स आते हैं और बहते हुए शख्स को बचाने में कामयाब होते हैं। ये तस्वीरें अजमेर के मशहूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर की है। अजमेर में लगातार बारिश के बाद से गरीब नवाज की दरगाह के बाहर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पहली तस्वीर 18 जुलाई की है, जब दरगाह के बाहर निजाम गेट पर पानी का सैलाब आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि श्रद्धालु रस्सी की मदद से सड़क पार करने को मजबूर थे और शाम होने तक भी पानी का बहाव तेज नहीं हुआ। थोड़ी सी सावधानी हटने पर भी दुर्घटना घट जा रही है। तस्वीर आपके सामने है। अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर की ही एक और तस्वीर देखिए। एक ठेला पानी की चपेट में आ गया। ठेला पलटता है और उसमें मौजूद सारा सामान भी बह जाता है। लोग रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। असहाय होकर अपनी रोजी रोटी को बहते देख रहे हैं। अजमेर को बाढ़ किस तरह हाईजैक कर चुकी है उसे आप इन ड्रोन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा का पूरा शहर पानी की गिरफ्त में नजर आ रहा है। अजमेर के इस हालात की तुलना लोग 50 साल पुरानी आपदा से कर रहे हैं। ठीक 50 साल पहले 18 और 19 जुलाई 1975 को अजमेर भीषण बाढ़ की चपेट में आया था। 50 साल बाद भी 18 जुलाई से ही अजमेर के लोगों के सामने वैसा ही मंजर रिपीट हो गया। अजमेर शहर ही नहीं, गांव ग्रामीण इलाकों में भी हालात भयावह हैं। बारिश बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसपैठ कर चुका है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। न पैदल जाने का रास्ता बचा है, न ही दोपहिया वाहन से जाने की गुंजाइश बची है। ये जो रास्ता है गांव का, आप देखिए इस पर 2 से 3 फीट तक और कहीं कहीं पर 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। जो जानवर हैं वो परेशान हैं। लोगों के घरों में ये जो बारिश का पानी है, बाढ़ का पानी है, वो घुसा हुआ है कि यहाँ पर कई जगहों पर पानी इतना ज्यादा है कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भी फंस जा रहे हैं। जेसीबी की मदद से एक ट्रैक्टर को बाढ़ से बचाने की कोशिश हो रही है। तभी जेसीबी से बंधी ट्रैक्टर की रस्सी टूट जाती है और ट्रैक्टर डूबने लगता है। जेसीबी के बगल में दूसरा ट्रैक्टर भी खड़ा होता है। उसमें भी हलचल तेज हो जाती है। वो भी पानी के तेज बहाव की चपेट में आ जाता है। ट्रैक्टर पर सवार शख्स कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाता है। दोनों ट्रैक्टर पानी में बहने लगते हैं और चित्कार मचने लगती है। अगले कुछ पलों में भारी भरकम ट्रैक्टर नदी में नजर तक नहीं आते हैं। मामला राजस्थान के बारां का है। उफनते नाले में एक शख्स उछल कूद करता सामने की तरफ आ रहा है। इस मंजर को कैमरे में कैद कर रहे शख्स अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। जैसे ही शख्स आधे पुल को पार करता है, उसका पैर फिसलता है और वो पानी के तेज बहाव में बह जाता है। युवक पार करने की कोशिश भी करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। लेकिन ये युवक पानी के तेज बहाव से किनारे नहीं निकल पाता। तस्वीर राजस्थान के राजसमंद की है। राहत बचाव की टीम ने युवक की खोजबीन के लिए अभियान चलाया लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। अब राजस्थान के सवाई माधोपुर का हाल देख लीजिए। इलाके में कच्चा बांध बना हुआ था। भारी बारिश से लबालब भर गया, जिसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। देखिए किस तरह लोगों के घरों और दुकानों को पानी अपनी चपेट में ले चुका है। वो जैसा ही हाल राजस्थान के टोंक का भी है। लगातार हो रही बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। पानी ने कहीं रिहायशी बस्तियों में तबाही मचा रखी है तो कहीं लोगों के खेतों में घुसकर फसल बर्बाद कर दी है। बनास नदी जो है वो अपने तट को छोड़कर बाहर का जो इलाका है कई किलोमीटर दूर तक बह रही है। इसने खेतों को अपनी आगोश में ले लिया है। फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं और सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि जो बनास नदी का तटीय इलाका है, किनारे की तरफ जो घर बने हुए हैं वो घर जो है वो पानी में समा गए हैं। तकरीबन 1 मंजिल तक डूब गई है। बाईं तरफ आप देख सकते हैं, आपको एक मंदिर नजर आ रहा होगा, एक आश्रम नजर आ रहा है। इनमें भी पानी भर गया है। इसके बगल का जो इलाका है वो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। बनास नदी का पानी अपनी सीमा को पार कर तटीय इलाकों में बह रहा है। तटीय इलाके के मंदिर और आश्रम पूरी तरह डूब गए हैं और सिर्फ उनका शिखर ही नजर आ रहा है।
महज 4 सेकंड में 4 मंजिला इमारत धराशायी हो जाती है। ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। तस्वीर राजस्थान के श्री गंगानगर की है, जहां पहले भारी बारिश हुई। जब बारिश बंद हुई तो मकान जर्जर हो चुके हैं, अब सरेंडर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग गिरने से किसी की जान नहीं गई है। राजस्थान में आसमानी आफत का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने 1.5 दर्जन जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यानी रेगिस्तान में अभी बाढ़ बारिश से राहत के आसार कम हैं। भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र में पटक पटक कर और डुबो कर मारने वाली सियासी बयानबाजी जमकर ट्रेंड कर रही है। बयानबाजी के केंद्र में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे हैं। इस बयानबाजी का विषय हिंदी वर्सेस मराठी वाला विवाद है। इस पर निशिकांत दुबे का बयान पुराना है, लेकिन राज ठाकरे ने बयान पर हमला कर विवाद की नई चिंगारी उठाई है। चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। मुंबई के समुंदर में डूबे कर मारेंगे। हिंदी वर्सेस मराठी वाले भाषाई विवाद के बीच जब महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को पीटा गया, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने यूपी बिहार के लोगों के साथ गुंडागर्दी की। तब राज ठाकरे ने इस हरकत का समर्थन किया और कहा कि पिटाई करो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काही मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका। उस दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को यूपी बिहार आने का चैलेंज दिया। कहा कि यहां आओ, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। बयान को दिए हुए कई दिन बीत गए थे। राज ठाकरे को देर से इस बयान की याद आई। शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को आड़े हाथों लिया। कहा कि मुंबई आओ, समंदर में डुबो कर मारेंगे। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार? दुबे, तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डूबे कर मारेंगे। राज ठाकरे के ताजा बयान ने विवाद में नई चिंगारी उठाने का काम किया है। अब इस पर नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों का तापमान फिर से बढ़ गया है। देखिए, उन्होंने पहले कुछ कहा, फिर इन्होंने कुछ कहा, तो ऐसा नहीं है कि निशिकांत दुबे के साथ पूरे दुबे समाज को कह दिया है। निशिकांत दुबे को व्यक्तिगत कहा है, लेकिन निशिकांत दुबे ने पूरे समाज को कहा है। तो दोनों में ये फर्क है। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी कह रही हैं कि पीटने डुबोने वाली मानसिकता से बाहर निकलें, महाराष्ट्र के लिए विजन बताएं। क्या है ये पटक पटक के मारना, डुबा के मारना? ये जो मनस्थिति है, इसके बाहर निकल के आप बताइए कि आपका विजन प्लान क्या है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए आप क्या करना चाहते हैं? ये गुंडागर्दी की राजनीति कहीं भी नहीं चलती है। ये जो चल रहा है ये कभी महाराष्ट्र में नहीं होता था। महाराष्ट्र में राज्य एक अलग किस्म का राज्य है। महाराष्ट्र को हम कायदा सुव्यवस्था का राज्य कहते थे। तो दुर्भाग्यवश आहिस्ता आहिस्ता परिस्थिति ऐसी हो रही है कि महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति में बहुत सवाल उठ रहे हैं। मारने की बात हो रही है। महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र का यूपी बिहार हम होने नहीं देंगे। फिलहाल राज ठाकरे के बयान ने एक बार फिर इस भाषाई विवाद को हवा दे दी है, जिससे अगले कुछ घंटों में इस विवाद पर नया सियासी तूफान आने की संभावना गहरा गई है।
इस बीच महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचाने वाली एक बड़ी खबर आई है और खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है। खबर यह है कि बीती रात मुंबई के एक 5 स्टार होटल में देवेंद्र फडणवीस और आदित्य ठाकरे की मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि मुलाकात सोफिटेल होटल में करीब 1 घंटे चली। बीते कुछ दिनों से फडणवीस और ठाकरे के बीच बढ़ती करीबी के बीच ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। हालांकि ना तो बीजेपी की ओर से और ना ही शिवसेना यूबीटी की ओर से इस मुलाकात को लेकर अभी तक कोई जानकारी दी गई है। लेकिन इस मुलाकात की खबर के बाद से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फडणवीस और आदित्य ठाकरे की मुलाकात को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता नम्रता, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नम्रता, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और फडणवीस के बीच ये मुलाकात क्या कुछ बताता है? इस मुलाकात के मायने क्या हैं? और वो भी तब जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की चर्चाएं हैं। देखिए विशाल, महाराष्ट्र विधान भवन का सत्र चल रहा था, उस दौरान भी कई मुलाकातें हमने देखी। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस को भी मिलते हुए देखा। बीती रात को मुंबई के सोफिटेल होटल में आदित्य ठाकरे और फडणवीस एक ही होटल में नजर आए। हालांकि इस मीटिंग के बाद जब आदित्य ठाकरे से हमने बात की तो उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड कहा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने आए थे, इसमें राजनीति अगर आपको जोड़नी है तो जोड़ लीजिए। यानी कि उन्होंने किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया। और एक लाइन ये भी कही उन्होंने कि अब जो कुछ दाढ़ी वाले हैं वो अपने गांव चले जाएंगे, यानी कि एकनाथ शिंदे पर उन्होंने तंज कसा है। तो कहीं ना कहीं मुलाकातों में कितनी सच्चाई है वो बात सामने आएगी। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उसको इनकार नहीं कर रही हैं। आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की अगर मुलाकात होती है तो उसके मायने बीएमसी चुनाव को लेकर भी दिखाई देते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी अपने बीएमसी चुनाव की जो जिम्मेदारी है वो आदित्य ठाकरे को दी है और तैयारियां जो है वो शुरू भी हो गई है। इस बीच अगर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हो रही है, जिसकी तस्वीर हमने बीती रात को देखी, तो इसके कई मायने सामने आते हैं। दूसरी तरफ राज ठाकरे जो हैं वो लगातार मराठी मानुस का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि हम एक्शन लेंगे, इस तरह की मारपीट नहीं चलेगी। और एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर सामने कुछ और दिखाई जा रही है, पर्दे के पीछे कुछ और है। इसका एक मैसेज देने की भी कोशिश है। और ऐसे में इन तमाम मुलाकातों के बीच में अगर किसी को दिक्कत हो सकती है तो वो एकनाथ शिंदे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग होकर आए, अपनी शिवसेना को अलग बनाया, फिर वो पार्टी में शामिल हुए, सरकार में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत अगर होगी तो एकनाथ शिंदे को होगी। तो उनकी जो नेता हैं लगातार इस तरह की मुलाकातों पर नजर बनाए हुए हैं। और बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट इस पर बयान दे ना दे, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता बयान जरूर दे रहे हैं कि मुलाकात बहुत सामान्य सी बात होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, औपचारिकता होती है। तो उनकी तरफ से रिएक्शन सामने आ रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे और भाजपा की तरफ से इस पर रिएक्शन सामने नहीं।